हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज अभिषेक साहू और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर इन जस्ट 30 मिनट्स। ट्राई करूंगा ये वीडियो 30 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल तेजस्वी स्टूडेंट्स जो क्विक रिवीजन में ही सारी बात को समझ जाते हैं। और इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि भाई ये इस वीडियो में अप टू द पॉइंट एकदम एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन वाले सभी पॉइंट्स को मेंशन किया गया है और बहुत फास्ट तरीके से हम इस वीडियो को खत्म भी कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे बड़ी वीडियो देखनी है तो 2 आवर 15 मिनट का एक वन शॉट लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है कि सेमीकंडक्टर आखिरकार होता क्या है। तो सेमीकंडक्टर हम ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जिसके पास इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टीज होती हैं एंड कंडक्टर की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं कहूं कि भाई 0 केल्विन टेम्परेचर की बात की जाए, दैट मीन्स लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर, कम से कम रूम टेम्परेचर या उससे ज्यादा टेम्परेचर करने पर ये कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर? तो उसके पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि यदि सेमीकंडक्टर के पास हम फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दें तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे तो वो कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो देखिए, तो 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, टेम्परेचर बढ़ा देंगे उनको एनर्जी मिलेगी और फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर से जो है क्रिएट किए जा सकते हैं और फिर ये कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। तो मोस्ट कॉमन जो सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आगे इसके टाइप्स को देखते हैं। देखिए, तो अगर हम क्लासिफिकेशन करें सेमीकंडक्टर का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन तो ये दो टाइप के होते हैं। एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है ना। दूसरा क्या है कि भाई कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर फर्दर दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आते हैं कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है एलईडी वगैरह बनाने के लिए। हाँ, और ऑर्गेनिक पॉलीमर जो होते हैं दैट इज पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथियोफीन, ये क्लियर। तो ये दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। नाउ हम इनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं, लेकिन इस बार ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज कैरियर। दैट मीन्स किस तरह के सेमीकंडक्टर में चार्ज को कैरी करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कुछ सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेजॉरिटी में होते हैं और एक टाइप के सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी में होते हैं। तो इन सारी बातों को समझेंगे। तो अगर हम बात करें चार्ज कैरियर पर बेस्ड क्लासिफिकेशन की तो ये दो टाइप के होते हैं, इंट्रांसिक एंड एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर की। देखिए, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये हम प्योर सेमीकंडक्टर को बोलते हैं। मतलब इसमें इंप्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर देखें कि भाई इंप्योरिटी का जो रेशियो है वो कैसा है, तो 1 पार्ट इन 10 टू द पावर 10, समझ गए। दैट मीन्स अगर आपके पास 10 टू द पावर 10 एटम है सिलिकॉन के, तो इसमें से सिर्फ एक एटम ऐसा मिल सकता है आपको जिसमें कोई इंप्योरिटी हो। क्लियर है? या कोई और दूसरा जो है एटम आ गया, अदरवाइज नहीं होगा। तो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को बोलते हैं। ये सेमीकंडक्टर टोटली टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो करंट फ्लो होगा, टेम्परेचर कम होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स दीज आर टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर? नाउ तो 0 केल्विन पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके पास कोई चार्ज कैरियर नहीं होते, रूम टेम्परेचर पर चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो जाते हैं। नाउ अभी हमें सेमीकंडक्टर का कंप्लीट जो है ना बेसिक समझ लेना है। तो सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 एंड जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,8,4 हो जाता है और इसका देखेंगे तो 2,8,18,4 हो जाता है। तो आप देखेंगे इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? आउटर शेल में। तो ये क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी को फुलफिल करते हैं। क्या करते हैं? वैलेंसी को फुलफिल करते हैं। मैं समझाता हूं अभी, देखिए आपको। इसके भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोले 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम इन चारों इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हैं कितने इसके पास? दोनों के पास बोले 4 हैं। सिलिकॉन के पास 4, जर्मेनियम के पास 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये 4 अपने दे सकते और ना ही 4 किसी और से ले सकते, क्योंकि ट्रांसफर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स का होता है, 4 4 इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता। क्लियर? तो इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है।
क्या करेंगे, तो आपस में जो सिलिकॉन सिलिकॉन एटम है ये बॉन्डिंग कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना, मतलब आपस में ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको। इसी तरह से ये 4 एडजेसेंट एटम के साथ ये बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो 4 की कमी थी, पूरे हो गए। इसी तरह से ये आपस में जो है 4 के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। क्लियर है बात। तो यहां पर क्या हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, यहां पर शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है। क्लियर है नाउ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ वैलेंस ही फुलफिल कर रहे हैं आपस में, तो हम इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जरा सोचो क्या होगा कि अगर इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अच्छा ये बताओ अभी इन इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, अभी इन इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ इतनी एनर्जी है कि ये एक दूसरे की वैलेंसी फुलफिल कर पाए। क्लियर है नाउ। अगर इनकी एनर्जी बढ़ा दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पास होते हैं, तो ये कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा नाउ। तो अगर इनकी एनर्जी बढ़ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करेंगे, पहले कर रहे थे वैलेंसी फुलफिल, अब ये करंट कंडक्ट करेंगे, मतलब कंडक्शन का काम करेंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई एनर्जी के बेसिस पर 2 टाइप की बैंड होती है मेनली आपकी, एक होती है वैलेंस बैंड, और अगर एनर्जी बढ़ जाए तो दूसरी बैंड होती है कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंडक्शन बैंड से कम है तो वैलेंस बैंड में रहेगा, समझे। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। अगर मैं आपसे कहूं एनर्जी गैप, ये सारी बातों को समझिए आप, एनर्जी गैप कंडक्टर में 0 होता है, क्यों, क्योंकि हमें कोई एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं होती, इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री होते हैं। एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हाँ, ये एनर्जी गैप कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में, दैट मींस अगर 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल के लिए। क्लियर नाउ। एनर्जी गैप किसके लिए भाई, एनर्जी गैप इंसुलेटर के लिए, मैं यहां पे लिखूंगा इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर के लिए। क्लियर नाउ। ये होता है एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, इंसुलेटर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। क्लियर नाउ। तो ये आप समझ गए होंगे नाउ। इसमें आपको एक और चीज समझनी है जो हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। जैसे 0 केल्विन पर आपने क्या सीखा, 0 केल्विन पर जो है अभी इनके सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, ये एक्साइट होकर आगे बढ़ गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो यहां पर क्या हो गया भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से भाग गया, तो यहां पर खाली जगह छूट गई इस वाली बैंड में। तो खाली जगह छूट गई मतलब अब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरा आकर के जो बीच में हो गई बे, ये यहां पर आकर के बैठ सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर क्या हो गई, एक वैलेंस शीट आ गई। क्या आ गई, वैलेंस या फिर वैकेंट सीट, खाली जगह आ गई। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के चला जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वहां पर क्या क्रिएट हो गया, होल। होल मतलब गड्ढा क्रिएट हो गया, दैट मीन्स वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की खाली जगह बन गई। तो होल का मतलब क्या होता है, होल इज वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए तो होल पर हम कैसा चार्ज कंसीडर करते हैं, तो होल पर हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हो नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात क्लियर है नाउ। तो अब यहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एनर्जी बैंड डायग्राम आपको मिले अच्छे से इसको समझना है। हाँ नाउ, तो अभी आप देखेंगे, अभी देख रहे हो कि इसके सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वैलेंस बैंड में। अब अगर एनर्जी बढ़ाई तो क्या हो गया भाई, देखो 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, कहाँ, कंडक्शन बैंड में। देख रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो 4 इलेक्ट्रॉन की जगह क्या बन गया, यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट हो गए, होल क्रिएट हो गए। क्लियर है। तो आप इस तरह से यहां पर डायग्राम ये बनाएंगे, पूछ लिया जाएगा एनर्जी बैंड डायग्राम बनाइए इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है, तो ऐसा बन जाएगा। क्लियर है। ये देखो इलेक्ट्रॉन गए ऊपर, होल बन गया। नाउ अभी इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचे तो 4 होल बन गए नीचे। क्लियर है नाउ। तो यहां पर क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उतने ही नंबर ऑफ होल्स बनेंगे। टेम्परेचर पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं, तो ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो नहीं पाता तो इनकी लो कंडक्टिविटी होती है। टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और जो करंट जो होता है दैट इज Ne प्लस NH, जो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण करंट जो है बनता है। याद रखिए इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं मतलब कंडक्टिविटी है वो लो है। चलिए तो एनर्जी गैप डायग्राम तो हमने ये पढ़ ही लिया है। इसमें क्या होता है एनर्जी बैंड डायग्राम में मेटल के लिए, ये देखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर गई ना नाउ। तो देखिए जरा, मतलब कंडक्शन बैंड नीचे तक पहुंच गई और वैलेंस बैंड ऊपर तक पहुंच गई। ये है मेटल के लिए। क्लियर। ये है सेमीकंडक्टर के लिए और ये है
इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर का हम इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा आप एनर्जी दोगे एक इलेक्ट्रॉन को तो सब्सटेंस में हीटिंग के कारण आग भी लग सकती है। नाउ तो यहाँ पर देखिए आगे हम बढ़ेंगे एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए क्या होता है कि जो इंट्राइंसिक सेमीकंडक्टर है उनकी जो कंडक्टिविटी है वो लो है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर या फिर कहें कि जो हमारे जो सेमीकंडक्टर उसकी कंडक्टिविटी हाई हो, ये चाहते हैं ना। तो ऐसा करने के लिए हम प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। वो इम्प्योरिटी ऐड करने से इनकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, और इस कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है तो भाई इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। और जिस इम्प्योरिटी एटम को मिलाया जाता है उसको बोलते हैं डोपेंट, और डोपिंग करने के बाद जो क्रिस्टल बनके तैयार होता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है? नाउ तो एक्चुअल में डोपिंग क्या है? इंट्राइंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए जो एक्स्ट्रा या कहूं कि बाहर के एटम मिलाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं डोपिंग। बात समझिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। चलिए, तो यहां पर इंप्योरिटी का मतलब ये नहीं धूल मिट्टी मिला दो, यहां पर इंप्योरिटी का मतलब ये है कि आप क्या मिला दो, आप जैसे मान के चलिए सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल है, अब बाहर से इसमें एक एल्यूमिनियम एटम आकर के बैठ गया, तो ये एक्सटर्नल जो है ना, इसी को हम बोलते हैं फॉरेन एटम आ गया, यही आपकी इंप्योरिटी बोला जाता है इसको। पूरा सिलिकॉन क्रिस्टल है, अब बाहर से उसमें जाकर के फास्फोरस बैठ गया, तो यही इंप्योरिटी है। इसी एटम को हम बोलते हैं डोपेंट। क्या बोलते हैं? डोपेंट। अब डोपिंग कितनी करी जाती है? तो कितनी की जाती है डोपिंग? देखिए जरा, तो डोपिंग की जाती है बहुत कम क्वांटिटी में, 1 पार्ट पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन, दैट मींस 10⁻⁶ एटम सिलिकॉन के हैं, तो आप उसमें एक एटम ही मिला सकते हो, कोई एक्सटर्नल। ऐसा नहीं कि जो है 1 किलो में आधी किलो जो है मिला के जो है काम बन गया, समझे ना। नाउ तो अभी देखिए इंप्योरिटीज फिर 2 टाइप की होती हैं, एक होता है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी और एक होता है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। और इंप्योरिटी के बेसिस पर हम एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पी टाइप और एन टाइप। देखना जरा पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, देखो जरा एक बार फिर। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में क्या होता है कि इसके वैलेंस शेल में, मतलब आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। और ट्राइवेलेंट के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जरा मुझे बताओ हमें वैलेंसी फुलफिल करने के लिए कितने चाहिए? बोला 4 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो बच गया इसका वो क्या करेगा? वो मस्ती करेगा, मतलब वो फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री। तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब कौन फ्री हुआ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाकर के क्या बनाए जाते हैं? एन टाइप, मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? नाउ अब ट्राइवेलेंट में देखो जरा, जब हम सिलिकॉन के बीच में इसकी एडिंग कर देंगे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को, तो देखो जरा यहां पे क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड क्रिएट हो जाएगी ना, और डिमांड या 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, खाली जगह क्रिएट हो जाएगी, जरूरत क्रिएट हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई यहां पर एक होल क्रिएट हो, क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ाया आपने, फिर भी होल क्रिएट हो गया। समझाता हूं, घबराओ मत। तो देखो जरा, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाने से होल क्रिएट होता है, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। आगे बात करते हैं। तो देखो जरा, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? आप समझ गए, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, जैसे कि फास्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस वगैरह मिलाया जाए तो यहां पर क्या बन जाएगा? प्योर सेमीकंडक्टर में जो सिलिकॉन जो क्रिस्टल हमें मिलेगा ये एन टाइप क्रिस्टल होगा। देखो जरा, जैसे कि आपके पास अभी सारे के सारे देख रहे हो 4 वैलेंसी वाले हैं। नाउ अभी मान के चलो ये सिलिकॉन है और ये भी सिलिकॉन है। अब हमने क्या किया, इसमें फास्फोरस मिला दिया, और फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है भाई? बताओ जरा, फास्फोरस की वैलेंसी 5। 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 4 तो वैलेंसी फुलफिल करेंगे ना आपस में, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, मतलब ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, समझे। तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, वो एन टाइप कैरियर, दैट मीन चार्ज कैरियर बनेगा। नाउ अभी देखो इसमें क्या होता है ना, आपको एक बात बताऊं मैं, क्या होता है कि सर आप बोलेंगे इसमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है फ्री, इसके पास सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, इसके पास होल्स भी हैं। बोला सर होल्स कैसे हो गए? देखो फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हो गए, जैसे मान के चलिए आपने 1 करोड़, क्योंकि अपने पास क्रिस्टल में बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं ना, तो अगर मान के चलिए आपने 1 करोड़ डोपेंट मिलाए, ठीक, तो आपका 1 करोड़ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन क्या होता है कि जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर रखा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर के कारण भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग होंगे अपने एटम से, तो वहां पर जो है होल और क्रिएट होंगे, समझे ना। तो क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कारण बन गए, इसके बाद टेम्परेचर के कारण भी कुछ इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट हुए। तो इस तरह से एक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल भी होते हैं। लेकिन एन टाइप में, एन में मेजॉरिटी किसकी है? एन में मेजॉरिटी है
एन में मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन की, और माइनॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में है होल्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। हाँ, और ये जो एटम हम मिलाते हैं इसमें, इसको हम बोलते हैं डोनर एटम। क्लियर है नाउ? अच्छा ये बताओ, एन टाइप का मतलब ये नहीं कि ये पूरा क्रिस्टल नेगेटिव टाइप है, बिल्कुल नहीं। ये जो पूरा जो क्रिस्टल है ये न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। मतलब आपने इसमें फास्फोरस एटम मिलाया है, फास्फोरस एटम मिलाया है सिलिकॉन एटम में, समझ गए? मतलब आपने एटम में एटम मिलाया, कोई चार्ज बाहर से अंदर थोड़ा ना किया है, समझे ना? इसलिए पूरा न्यूट्रल होता है। देखिए जरा, अब इसका ये सैंपल पेपर में दिया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एन टाइप एनर्जी बैंड। देखो जरा क्या हुआ। तो देखो यहां पर हमने क्या किया कि मिक्सिंग की, मिक्सिंग से जो इलेक्ट्रॉन पहुंच गए कंडक्शन बैंड में, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए ना, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन देखो हैं, ये हैं, और ये वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन होते ही है, लेकिन इसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन भी पहुंच गए। होल, एक देखो होल बन गया। होल क्यों बना? क्योंकि टेम्परेचर के कारण भी कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम आप बहुत अच्छे से बना के रखेंगे। क्लियर है ना? इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी। डोनर एनर्जी का मतलब होता है जो 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री होने के लिए जितनी एनर्जी जरूरत होती है उसको बोलते हैं डोनर एनर्जी। ठीक नाउ, अभी देखिए पी टाइप में क्या होता है, ये सबको सेम है, एक्सेप्टर बोलते हैं हम इस एटम को। अब मान के चलिए आपने पी टाइप ऐड किया, बीच में फंसा दिया, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में एक पी टाइप जो है इंप्योरिटी फंसा दी, पेंटावैलेंट। अभी क्या होगा, सॉरी ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी फंसाओगे ना, +3 वैलेंसी वाली, तो क्या होगा देखो जरा। तो के ट्राइवैलेंट है, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। अभी क्या हुआ, और यहां पर नहीं दे पाया, ये यहां पे मान के चलो यहां पे नहीं दे पाया, यहां पे खाली जगह है, 3 दे दिए ना इसने। अब क्या होगा कि यहां पर बन गया होल। ये होल दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो हम बोलेंगे भाई इनके पास क्या है, मेजॉरिटी में कौन है पी टाइप में, मेजॉरिटी में है होल, और माइनॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में होंगे इलेक्ट्रॉन। क्यों होंगे इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बनेंगे ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। ठीक है नाउ, तो एन नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर नाउ, पी टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम देखो, याद रखना कि सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कंडक्शन बैंड में, बिल्कुल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि होल हमेशा कहां पाए जाएंगे, होल हमेशा वैलेंस बैंड में पाए जाएंगे। क्लियर है ना? होल हमेशा कहां बनते हैं, वैलेंस बैंड। देखो यहाँ पर होल बन गए, एक इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंच गया सर, टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी बढ़ी, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गया, उसका भी होल नीचे ही रह गया। क्लियर? अभी देखिए भाई एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारे सामने, पीएन जंक्शन डायोड। देखिए पीएन जंक्शन क्या होता है, एक्चुअल में हमारे पास एक पी टाइप क्रिस्टल होता है, ठीक, और उसके एक एंड को हम बना देते हैं मिक्सिंग वगैरह करके एन टाइप। तो एक क्रिस्टल, मतलब एक क्रिस्टल पर हमारे पास एक साइड हो गया पी टाइप और दूसरी साइड हो गया एन टाइप। अब जब ये पी टाइप के पास क्या ज्यादा होते हैं, पी टाइप के पास होते हैं होल ज्यादा, एन टाइप के पास क्या ज्यादा होते हैं, एन टाइप के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो जब ये मिलते हैं ना, देखो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, तो यहाँ से होल आगे बढ़ेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, तो इन दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी। मतलब यहां पर क्या होगा, इन दोनों की मिक्सिंग हो गई, और इस मिक्सिंग को हम बोलते हैं इंग्लिश में डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्यों हो रही है? बिकॉज इसके पास होल ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जब यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन और होल मिल जाएंगे, तो यहां पर एक लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक लेयर। क्या बन जाएगी? लेयर। और इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। इस डिप्लीशन रीजन के अंदर क्या होता है? इस डिप्लीशन रीजन के अंदर होते हैं इमोबाइल चार्ज। कैसे होते हैं? इमोबाइल चार्ज, मतलब ऐसे चार्ज जो मूव नहीं कर सकते हैं। मूव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्रिस्टल के अंदर फंसे, आपने देखा कैसे बॉन्ड बनी हुई है। नाउ अभी देखना, देखो जरा, एन से कौन निकला? इलेक्ट्रॉन निकल के गए। पी से कौन निकला? पी से होल निकल के गए, क्योंकि एन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, पी के पास होल ज्यादा थे। तो आप देखेंगे कि एन से इलेक्ट्रॉन निकल गए यहां से, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण एन का जो फेस है, एन का जो साइड है, ये पॉजिटिव बन गया, और यहां पर होल की कमी के कारण ये वाला जो साइड आप देख रहे हैं ये नेगेटिव बन गया। तो यहां पर क्या हुआ कि डिप्लीशन लेयर के, तो ये जो बीच में आप देख रहे हो ना पी और एन के बीच में ये जो पॉइंट है, ये जो है ना इन दोनों का जो बॉर्डर है, इसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। इस बॉर्डर को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन, और ये जो पूरे रीजन को हम बोलते हैं, जैसे मान के बॉर्डर क्या है? पीएन जंक्शन, और ये जो पूरी बाउंड्री जो है, या कहूं मैं ये जो पूरी लेयर इमोबाइल चार्जेस की जो है, ये क्या है? डिप्लीशन लेयर। बात समझ में आई? नाउ अभी देखिए जरा, तो यहां पर डिफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज होल की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग थी। अभी क्या होता है कि यहां पर ये बीच में डिप्लीशन लेयर के बीच में क्या बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से और ज्यादा होल्स को नहीं आने देगी। क्यों? क्योंकि होल यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव रिपेल कर देगा, और एन से इलेक्ट्रॉन जहां जाएंगे तो ये नेगेटिव रिपेल कर देंगे। तो यहां पर क्या बन गया? पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के, देखना जरा ध्यान से, यहां पर पॉजिटिव
पॉजिटिव और नेगेटिव ये मिलके एक बैटरी की तरह एक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बैटरी की तरह। तो ये और ज़्यादा होल और इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं, दैट मीन्स ये बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे, हम इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल क्या करता है कि फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल के डिफ्यूजन को रोकता है। तो देखो इसमें दो तरह से चार्ज का फ्लो हो रहा है। एक तो क्यों हो रहा है, एक तो हो रहा है डिफ्यूजन, उसको हम बोलते हैं, जैसे मान के चलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कारण, यहाँ पे देखना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो इलेक्ट्रॉन इस साइड खींच जाएंगे, यहाँ पर छोटे मोटे होल भी होंगे तो वो होल नेगेटिव इस साइड खींच लेगा। तो यहाँ पर एक और करंट बनता है, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। तो देखो जरा, चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन के कारण डिफरेंस कारण जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट बनता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ेंगे। बैरियर पोटेंशियल आपने समझ ही लिया, याद रखना सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट। क्लियर है? नाउ यहाँ पर नाउ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसके बाद क्या है कि भाई फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है? बाइसिंग का मतलब है कनेक्शन। तो दो तरह की बाइसिंग होती है, एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है रिवर्स बाइसिंग। क्लियर है? नाउ याद रखना है, इसमें एन के साइड पे पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, पी के साइड पे नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि यहाँ से होल निकल गए। अब देखिए, अगर आप बैटरी से इसको कनेक्ट करें और पॉजिटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ देंगे तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। क्लियर है? अब जरा सोचो कि पॉजिटिव क्या करेगा। हाँ देखना जरा, ये देखो यहां पर ये इस डायरेक्शन में पोटेंशियल बना रहा है और बैटरी ने देखो पोटेंशियल कहां बनाया, प्लस से माइनस ना, तो बैटरी ने पोटेंशियल बनाया इस डायरेक्शन में। ये अप्लाइड पोटेंशियल है और ये बैरियर पोटेंशियल है। समझ गए ना? तो ये दोनों पोटेंशियल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये डिक्रीज हो जाता है और इसके कारण से ही जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है, याद रखना। और इफेक्टिव फॉरवर्ड बाइस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होती है क्योंकि जो है अप्लाइड पोटेंशियल जैसे जैसे ज्यादा होता चला जाएगा, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू जैसे जैसे कम होती चली जाएगी। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में कौन सा करंट फ्लो होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। कौन सा वाला? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का नाम। अभी देखिए, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो देखो यहां से हमने क्या किया, बार बार एक्सपेरिमेंट किया और वैल्यूज रख करके हमने ये ग्राफ बनाया। देखिए क्या होता है कि फॉरवर्ड बाइस में मिली एम्पियर में करंट होता है और रिवर्स बाइसिंग में माइक्रो एम्पियर में। तो देखो जरा, यहां पर क्या हुआ कि एक लिमिट तक आपको करंट नहीं मिला जब तक आप वोल्टेज बढ़ाते रहे, लेकिन एक टाइम के बाद आपको करंट यहां पर अचीव हो गया। क्लियर? तो धीरे धीरे ये करंट का हमने जो है वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाया, कुछ इस तरह का बनता है। और रिवर्स बाइस में माइक्रो एम्पियर करंट बनता है, माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होता है और ये उल्टी डायरेक्शन में जाएगा तो इस तरह का बनेगा, हम आगे बात करेंगे ना। तो ये हो गया। यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल आई देख रहे हो, उसको हम बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डायनामिक रेजिस्टेंस पूछ लिया जाता है, ठीक। चलिए इसके बाद देखिए रिवर्स बाइसिंग। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम पी को हम किससे, एन से कनेक्ट कर दें, मतलब बैटरी के पॉजिटिव को सेमी कंडक्टर के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, मतलब पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से, एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से, तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या होगा, यहां पर ठीक उल्टा हो जाएगा। देखो जरा कि यहां से पी को, ये इसके होल को बैटरी क्या करेगी, या ऐसे बोल दो कि इसका पोटेंशियल इस डायरेक्शन में, बैरियर पोटेंशियल इसी साइड है ना, प्लस से माइनस, और इसका भी, बैटरी का भी इसी डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है जंक्शन के अक्रॉस, ये इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? और इफेक्टिव, क्योंकि ये जो नेट पोटेंशियल बीच वाला बढ़ गया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है, चार्ज नहीं जो फर्दर डिफ्यूज कर पाते, ठीक। और ये बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट करती है ना। देखो बैरियर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में है और अप्लाइड पोटेंशियल भी इसी डायरेक्शन में हो गया। क्लियर? तो इससे डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गई? नाउ अभी इसके बाद रिवर्स बाइस का हम जो है डायग्राम समझेंगे। तो रिवर्स बाइस में आपसे कहा है कि माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होता है और उल्टी डायरेक्शन में देख रहे हो कि रिवर्स में माइक्रो एम्पियर में करंट है, तो थोड़ा सा जो है ये धीरे 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 आप करंट एक पॉइंट पे सैचुरेट हो गया, आप करंट नहीं बढ़ रहा है, आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाइए करंट नहीं बढ़ेगी, ये तो रिवर्स बाइस है। नाउ लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ही वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उस पॉइंट से ज्यादा वोल्टेज फिर नहीं बढ़ेगा और सडन ब्रेकडाउन हो जाएगा चार्जेस का, तो हम इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर? नाउ आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम इन दोनों कंबाइन कर दें, ये फॉरवर्ड बाइस और ये रिवर्स बाइस, तो ये कर्व आपको कुछ इस तरह का मिलता है।
ये देख रहे हो जर्मेनियम के लिए कट इन वोल्टेज कम होता है ना, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 0.3 वोल्ट, तो जर्मेनियम का कर्व अंदर से गया। और सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, सिलिकॉन का कर्व थोड़ा सा बाहर से गया। क्लियर है। नाउ अभी हम आ जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, दैट इज योर रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है भाई? रेक्टिफायर ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम होता है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। देखो क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह का होता है, तो रेक्टिफायर क्या कर देता है, ये जो नीचे वाली साइकिल दिख रही है ना आपको, नीचे वाली डायरेक्शन, इसको खत्म कर देता है पूरी तरह से। अब दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव, जो आधी वेव को तो ऊपर रखता है और आधी वेव को पूरी तरह से खत्म कर देता है, और एक होता है फुल वेव। ऊपर देख रहे हो, ये फुल वेव, पूरी वेव को, मतलब आधी वेव को जो कैंसिल कर रहा था ना हाफ वेव, ये उसको भी पलट देता है ऊपर की साइड ही। तो मतलब कोई भी लॉस ये नहीं करता। हाफ वेव में 50% लॉस हो जाता है, देख रहे हो, लेकिन इसने उसको ऊपर की साइड कर दिया। देखिए, तो रेक्टिफायर बताओ जरा क्या है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नाउ आपको बता दूं कि डायोड जो होता है, डायोड का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ये P, डायोड में ये P होता है और ये N होता है। डायोड की एक खास आदत है कि भाई डायोड जो है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है, मतलब सिर्फ P से N में। जैसे कंडक्टर में चाहे करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करा दो, चाहे यहाँ से यहाँ, दोनों डायरेक्शन में जाता है, लेकिन डायोड में ऐसा नहीं होता। डायोड में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है बस। तो हाफ वेव में क्या होता है, सिर्फ ये पॉजिटिव पार्ट को रखता है, नेगेटिव वाले को पूरी तरह से ये खत्म कर देता है। देखिए जरा, तो देखो क्या होता है कि भाई ये हमने ट्रांसफार्मर, AC ट्रांसफार्मर लगाया। क्लियर। अब AC ट्रांसफार्मर से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमें कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो मान के चलिए फर्स्ट हाफ साइकिल में ये वाला पॉइंट पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट होगा हमारा, ये यहाँ से फ्लो हुआ और ये डायोड के थ्रू आते हुए, इस रेजिस्टेंस से आते हुए, और ये इसकी साइकिल पूरी हो रही है ना। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जो तो साइकिल पूरी हो गई और हमें जो है आउटपुट ही मिल गया। लेकिन सेकंड हाफ साइकिल में क्या हो, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये बन गया नेगेटिव और नीचे वाला बन गया पॉजिटिव। तो अब करंट फ्लो होगा सेकंड हाफ साइकिल में इस डायरेक्शन में। तो अब डायोड तो खुद में से उल्टा करंट जाने नहीं देगा, क्योंकि ये P है और ये N है, तो सेकंड हाफ साइकिल में करंट हमें नहीं मिलेगा। सेकंड हाफ साइकिल हो गई खत्म। ठीक, फिर अगली हाफ साइकिल में फिर से ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा, तो फिर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में। तो अगली हाफ साइकिल में फिर करंट मिल जाएगा और फिर जो है ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, तो फिर करंट इस डायरेक्शन जाने की कोशिश करेगा, लेकिन डायोड इसको अलाउ नहीं करेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 50%, मतलब जो सिर्फ एक ही हाफ साइकिल में करंट आपको मिलता है, दूसरी साइकिल जो है कैंसिल हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। एग्जाम में जो है वेव डायग्राम बनाने को भी आ जाता है, तो आप इस तरह से वेव डायग्राम बना दें, ये वोल्टेज है और ये टाइम हो गया। क्लियर है। नाउ हम आगे बढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ये मैंने बता दिया, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, देख रहे हो, फुल वेव रेक्टिफायर में सिर्फ 2 डायोड लगा दिए जाते हैं और आपका काम बन जाता है। 2 डायोड से क्या होता है कि भाई मान के चलो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये वाला एंड भी इससे कनेक्टेड है, तो ये वाला एंड भी नेगेटिव माना जाएगा। नाउ तो अभी देखो, फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D1, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, यहाँ से करंट, यहाँ से नीचे भी आया होगा, एरो नहीं लगाना है, लेकिन इसने अलाउ नहीं किया तो ये नीचे नहीं गया। फिर ठीक ना, अलाउ नहीं किया ना, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट है वो यहाँ से होते हुए इस लोड रेजिस्टेंस से यहाँ से ऐसे पास हो जाता है और ये साइकिल को ऊपर की साइड जाकर के पूरी कर लेता है। क्लियर नाउ, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में आपको करंट मिल गया। अब दूसरे हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो अभी क्या होगा, ये ऊपर की साइड कनेक्ट है तो ये नेगेटिव कहलाएगा। क्लियर नाउ, अभी देखो ये यहाँ से नेगेटिव, देखिए जरा, तो अभी सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा, ये D2 में से करंट जाएगा, अब ये ऊपर भी जाएगा लेकिन ये अलाउ नहीं करेगा, तो ऊपर दोबारा से नहीं जाएगा उस साइड को, तो D2 अलाउ करेगा, D1 से नहीं जाएगा, तो फिर करंट होते हुए फिर से यहाँ से आते हुए और इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। तो मतलब ऐसा बोल सकते हो, फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट D1 से पास होता है, सर्किट को पूरी करता है और D2 इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक, सेकंड हाफ साइकिल में D2 से जाता है, सर्किट को पूरी करता है और D1 इसको ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह से दोनों हाफ साइकिल में आपको करंट मिल जाता है। क्लियर है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर हो गया और ये इसकी वर्किंग जो मैंने आपको अभी समझाई। इसके बाद होता है फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का काम करता है कि जैसे आप देखें कि आपको जो आउटपुट है ये कुछ इस तरह का मिल रहा है, तो अभी इस आउटपुट को क्या करना है, इसको सीधा बनाना है, तो इसको फिल्टर सर्किट से पास कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले मान के चलिए कैपेसिटर लगा है और पहले कैपेसिटर को आपने चार्ज किया,
ठीक, ये कैपेसिटर चार्ज किया। तो पहले कैपेसिटर क्या कर गया, कैपेसिटर हो गया चार्ज, फिर आपने एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। अभी क्या होगा कि मान के चलिए करंट जा रहा है ऊपर, ठीक है, तब तक ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। फिर करंट जब कम जाएगा ना इस लोड रेजिस्टेंस में, तो कैपेसिटर जो चार्ज हो चुका था वो अपना चार्ज भी इस लोड रेजिस्टेंस में दे देगा। तो क्या होगा कि लोड रेजिस्टेंस तक मैक्सिमम करंट पहुंचेगा। फिर अगली हाफ साइकिल में क्या होगा कि जब करंट बढ़ेगा तो कैपेसिटर खुद को चार्ज करेगा, और जब करंट कम होगा तो कैपेसिटर खुद का चार्ज जो है इस लोड रेजिस्टेंस को देगा, और इस लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट पहुंचती है। तो इसको हम बोलते हैं फिल्टर सर्किट। इसकी जो वर्किंग है वो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगी। क्लियर, इसको यहाँ से पढ़िए, अब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, नाउ आगे बढ़ेंगे। फोटो डायोड, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, फोटो डायोड क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि ऑप्टिकल सिग्नल मतलब लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्लियर है, ऑप्टिकल सिग्नल दैट मींस लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये याद रखिए रिवर्स बायस में लगाया था। किस में लगाया था है, इसको हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। क्लियर, नाउ अभी देखिए फोटो डायोड कैसे फंक्शन करता है, मैं आपको इसमें समझा देता हूं। जैसे ये होता है पी टाइप, और ये हो गई आपके पास डिप्लीशन लेयर, और ये हो गया एन टाइप। क्लियर, नाउ अभी आप देखेंगे कि इसको आपने रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया और ये लगा दी एक रेजिस्टेंस। अभी जब ऊपर से मतलब इस विंडो पर जो है डिप्लीशन लेयर पे जो है क्या आएगी, लाइट आएगी। तो जब इस लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी एनर्जी बैंड से, है ना, तो क्या होगा कि यहां से इस डिप्लीशन रीजन से होल अलग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, क्योंकि इस साइड नेगेटिव होता है ना, तो होल इस साइड अट्रैक्ट हो जाएगा, और इस साइड पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर होल्स बन जाए, और ज्यादा होल्स आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर है, और हमारी जो है इस रेजिस्टेंस में जो करंट होगा ये पहुंचता रहे, क्योंकि ये रिवर्स बायस में करंट है कनेक्टेड है। तो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो, क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। देखो यहाँ पर क्या हुआ, लाइट आई, लाइट आने से यहाँ होल चलते चले गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचते चले गए, तो यहाँ पर लाइट आने से करंट बन गया। दैट मींस ऑप्टिकल सिग्नल को हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, और ये कैसे, क्योंकि रिवर्स बायस में कैसे चार्ज कैरियर होते हैं, आंसर इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक, नाउ एक क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट सा कि भाई रिवर्स बायस में ही क्यों कनेक्ट करते हैं फोटो डायोड को। तो उसका आंसर होता है कि अगर आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करोगे तो जो लाइट जो ऊपर से आ रही है ना, ये लाइट की थोड़ी बहुत अगर इंटेंसिटी जो है बदलती है, तो ये जो रिवर्स बायसिंग में जो डायोड होता है ये लाइट की इंटेंसिटी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। एक ग्राफ अभी पूछा गया था और बार बार एग्जाम में आता है कि इसके लिए आप ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है इसका, देख रहे हो कि लाइट की इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, I1 I2 I3। ये क्या है, ये है वोल्टेज, और इस डायरेक्शन में होगा रिवर्स बाय जो है माइक्रो एम्पियर करंट। देख रहे हो कि अगर इंटेंसिटी आपने बढ़ाई तो करंट की वैल्यू बढ़ गई। तो रिवर्स बायस में जो होता है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है रिवर्स बायस। ठीक, नाउ आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया है। देखिए लाइट एमिटिंग डायोड, देखिए फोटो डायोड का जस्ट उल्टा होता है ऑपोजिट, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी जो हम अपने घर में यूज करते हैं, इस एलईडी का सिंबल ऐसा होता है, और लाइट एमिटिंग डायोड का जो सिंबल होता है ये इसमें डायरेक्शन ऑफ एरो जो है ये बदल जाती है, बस सब कुछ सेम होता है। ठीक, नाउ अभी देखिए इसको आप एलईडी को कनेक्ट करते हो फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो फोटो डायोड को। देखिए इसमें क्या होता है कि जो एलईडी जो होती है, एलईडी में भी सेम फंक्शन होता है। ये बस ये P और यहाँ पर ये N। अभी क्या होता है जो बता रहा हूं बस वो आप अपने एग्जाम में लिखेंगे, ये P टाइप और ये N टाइप। अब यहां पर क्या है, यहां पर है होल, यहां पर क्या है, यहां पर है इलेक्ट्रॉन, और ये है विंडो, यहां से लाइट निकलती है। लाइट कब निकलेगी मैं आपको बताता हूं। तो देखो ये पॉजिटिव ये होल को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। तो डिप्लीशन लेयर में क्या होता है कि ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन आकर के रिकम्बाइन कर जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आप जानते हो जब भी ऑर्बिट में घुसता है तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ये इसको रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ गए, ये तो यहां से ये एनर्जी निकल रही है। ठीक, बट याद रखना कि जो एलईडी के लिए जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं इसमें जो बैंड गैप जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, क्योंकि अगर इतनी जो है बैंड गैप नहीं होगा ना तब तक ये जो एनर्जी जो निकलेगी ना उससे जो लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक, नाउ अच्छा एक और चीज, दो तरह की जो एलईडी बनाई जाती हैं, एक गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से जो कलर्ड एलईडी होती हैं, और इंफ्रारेड एलईडी बनाई जाती है सिंपल गैलियम आर्सेनाइड से। आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि एनर्जी कैसे निकली, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन हुआ। क्या हुआ,
इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन होने से इलेक्ट्रॉन अपनी जो है ऑर्बिट में गया, जिससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एमिट कर दी। ये इसका जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप इसको पढ़ेंगे एक बार जो है वीडियो को पॉज करके, तो आपको एज इट इज समझ में आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ और नहीं लिखना है आपको, ठीक ना। चलिए, तो एलईडी के कुछ एडवांटेजेस आप पढ़िए, इसके बाद सोलर सेल पे आ जाते हैं। भाई सोलर सेल क्या होता है? तो सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि आप जानते हो कि क्या करता है, सनलाइट को कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब सोलर सेल में क्या होता है कि देख रहे हो आप, ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर और ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऊपर से लाइट आती है, ये लाइट आ रही है, ऊपर से लाइट, ये लाइट आ रही है। अभी क्या होता है, ऊपर ये मेटल की प्लेट लगी हुई है, एक मेटल की प्लेट, ठीक। अभी क्या होता है, ऊपर से लाइट आई और ये लाइट ये यहां से एन को पेनिट्रेट करते हुए डिप्लीशन लेयर तक पहुंच गई। कहां पहुंच गई? एन को पेनिट्रेट करते हुए डिप्लीशन लेयर तक पहुंच गई। अब जैसी लाइट इस डिप्लीशन लेयर तक पहुंचेगी तो यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन और होल, फिर से होल चले जाएंगे इसके पास और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके पास। यहां ये देख रहे हो, ये जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इससे कनेक्टेड हो जाएंगे, अट्रैक्टेड, क्योंकि मेटल का बना हुआ है। तो यहां पर जो है ना, आप देख रहे हो कि ये यहां पर कनेक्ट करके नेगेटिव चार्जेस को स्टोर कर दिया जाएगा, नीचे इसी तरह से होल को कनेक्ट करके पॉजिटिव चार्ज को स्टोर कर दिया जाएगा, और इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो ये एक बैटरी की तरह एक्ट करेगी। क्लियर है? ईएमएफ जनरेट हो गया ना इनके बीच में, तो हम इसको बोलेंगे क्या बन गया, ये सोलर सेल बन गया। तो ये फंक्शनिंग होती है सोलर सेल की। क्लियर है? आप इसको एक बार पढ़ेंगे, आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए जरा IV कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं सोलर सेल का, तो आप देखेंगे कि यहां पर जब देखो इसको हम ओपन सर्किट में रखा था ना, तो आपने देखा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ता चला गया सेल में, लेकिन करंट नहीं बना, क्योंकि हमने ये सेल बनाया था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। जैसे जैसे क्या हो रहा है, चार्जेस आ रहे हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ रहा है लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा। फिर जब जैसे मान के चलिए अगर आपने शॉर्ट सर्किट करा दिया, शॉर्ट सर्किट, तो आप देखेंगे कि जो करंट होगा बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ेगा, नीचे की साइड मतलब करंट बढ़ रहा है बहुत तेज, ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस पीछे आ रहा है, मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो ये कर्व आपका ऐसे बनेगा, और ये चैप्टर हो जाता है आपका बहुत छोटे से टाइम में कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहे चैनल पे, तो आप इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड के साथ एक बार जरूर से शेयर करें, सो दैट ये वीडियोस थोड़े से और स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच गाइस।